हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा बुक का जो 10 टेस्ट दिया है उसका तीसरा टेस्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस, आरओ यारो और आरएएस बीपीएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाषाणकालीन स्थल सही सुमेलित है। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो आदमगढ़ इसमें राजस्थान लिखा है, गलत है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागोर जो है, बागोर राजस्थान में, ये भी गलत लिखा है। इसमें सही चूज करना है तो चिरांद जो है ये बिहार में है और चिरांद एक नौ पाषाणी काली के स्थल है और यहाँ से हड्डी के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, तो ये सी करेक्ट है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में, तो ये भी गलत है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा है, केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये सही है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, ये गलत है। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था पशुपालन और कृषि दूसरे नंबर पे था। तीसरा कथन है, सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, ये भी गलत है। आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी उसका नाम था विदथ और इसी को जनसभा भी कहा जाता था। तो दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, पहला सही है, ऑप्शन होगा ए। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है, ये सही है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया, ये भी सही है। फिर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, तो ये गलत है। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि आत्मा में नहीं विश्वास करता। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में नहीं करता, तो गलत चूज करना था, ऑप्शन होगा सी। चौथा कथन देख लीजिए, बौद्ध धर्म में ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, तो ये सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये सही है। 5 श्रेणी कौन कौन सी हैं? दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, फिर एक दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ऐसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरा कथन है, दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ये सही है। फिर 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है, तो धार्मिक सहिष्णुता की उनका उल्लेख 12वें शिलालेख में है, 12वें में है, तो ये वाला गलत है, तीसरा वाला। इसमें सही चूज करना है तो 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ऑप्शन ए। पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया, तो ये कथन तो सही है। फिर है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया, कारण भी सही है, इसका कथन भी सही है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं। एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक के नाम। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव, ये सही है। फिर है, चौहान वंश का वासुदेव था, ये भी सही है। फिर है पाल वंश का, तो पाल वंश का गोपाल था, धर्मपाल नहीं था, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गलत चूज करना है, ऑप्शन सी। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। गहलवाड़ वंश का चंद्रदेव, चौहान वंश का वासुदेव, पाल वंश का गोपाल, सेन वंश का सामंत सेन। नेक्स्ट है, सिंध पर अरब आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा हिंदू राजा दाहिर का शासन था सिंध पर, ये सही है। फिर है, अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना हमें चचनामा से मिलती है, ये भी सही है। चचनामा एक ग्रंथ है, उसी से ये जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ऑप्शन होगा सी। अलाउद्दीन ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो वैसे तो जो खुम्स लिया जाता था, जिसे लूट का धन कहते थे, वो 1/5 लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन कितना लेता था, 4/5, और 1/5 जो है वो सैनिकों को देता था, तो ऑप्शन होगा डी।
विजयनगर शासकों के समय में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ यात्री दिए हैं, दूसरी तरफ किसके शासनकाल में ये आए थे? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। ये नूनीज लिखा है कृष्ण देव राय, यही गलत है, ऑप्शन होगा बी। नूनीज किसके टाइम पे आया था? अच्युत राय के टाइम पे आया था नूनीज। और फिर है डोमिंगो पायस, ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के, डोमिंगो पायस ये कृष्ण देव राय के, नूनीज जो है ये अच्युत राय के, फिर है अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेखुल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो शेखुल हिंद कहा गया था शेख सलीम चिश्ती को, ऑप्शन होगा डी। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये थे 8 तेलुगु कवि। कौन से कवि थे? तेलुगु कवि थे 8। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे शेख फरीद के शिष्य, ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है चौथ तथा सरदेश मुखी मराठा कालीन प्रमुख कर थे, तो सही है। सरदेश मुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, तो ये भी सही है। सरदेश मुखी 10% लिया जाता था। फिर है चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था, ये भी सही है। फिर है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त की भांति थी, तो ये गलत है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी के टाइप की थी, स्थायी बंदोबस्त टाइप की नहीं थी। और इस पे किसका प्रभाव था? तो ये राजस्व व्यवस्था जो थी वो मलिक अंबर जो था उससे ली गई थी। मलिक अंबर की भी राजस्व व्यवस्था यही थी और शिवाजी ने भी यही अपनाई थी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने। कब? 1722 में। अवध कब स्वतंत्र हुआ था? 1722 में। और किसने स्वतंत्रता की घोषणा की? शहादत खान बुरहानुल मुल्क। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए हैं? तो कार्ल मार्क्स ने 3 चरण बताए हैं भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के। एक था वाणिज्यिक चरण जो 1757 से 1813 चला, और फिर दूसरा वाला चरण था औद्योगिक मुक्त व्यापार जो 1813 से लेके 1858 तक चला। फिर तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 के बाद में था। तो 3 चरण बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। कौन भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से नहीं जुड़ा हुआ है? तो दादा भाई नौरोजी जुड़े हैं, लॉर्ड कर्जन भी जुड़ा हुआ है, VKRV राव भी जुड़े हैं, रजनी पामदास इससे संबंधित नहीं है प्रति व्यक्ति आय से। ये जो रजनी पामदास हैं इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है, लेकिन उसमें प्रति व्यक्ति आय का कोई उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन होगा डी। सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था दी है, दूसरी तरफ संस्थापक के नाम। तो भारत सेवक समाज इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। समाज सेवा संघ इसकी स्थापना NM जोशी ने की थी। तो सभी सही है। NM जोशी ने कब की थी? तो की थी 1911 में समाज सेवा संघ। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ आंदोलन दिया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता के नाम। तो अहमदिया आंदोलन इसमें लिखा है मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अहमद, तो यही गलत है। जो अहमदिया आंदोलन था 1889 में शुरू हुआ, 1889 में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो ये वाला गलत है, पहला वाला ही। फिर है अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी। और फिर है लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बाकी तीनों सही हैं, पहला वाला गलत है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। निम्नलिखित शिक्षा से जुड़े आयोगों को उनके गठन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो रैले कमीशन कब आया था? ये रैले कमीशन आया था 1902 में।
हार्टोंग समिति कब बनी थी? 1929 में। फिर है सैडलर आयोग, यह आया था 1917 में। वर्धा योजना कब आई थी? 1937 में। रैले कमीशन 1902 में। हार्टोंग समिति 1929 में बनी थी। सैडलर आयोग 1917 में। वर्धा योजना आई थी 1937 में। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि उनमें मतलब विद्रोहियों में एक भी नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन लॉरेंस का, ऑप्शन सी। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 के विद्रोह के टाइम पे अगर कोई भी नेता रहा होता तो हम हार जाते। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया। तो ये सही है, 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया था। फिर दूसरा कथन है कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारियों के घोषणा पत्र में जाति पाति के स्थान पर पहली बार समानता पर बात की गई। ये भी करेक्ट है। कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकार थे वो पारित हुए थे और उसके बाद समानता की भी बात की गई थी। तो ऑप्शन होगा कौन सा सत्य है? दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो जब चौरी चौरा कांड हो गया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन होगा बी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है चौरी चौरा घटना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। तो ये सही है। फिर दूसरा कथन है चौरी चौरा कांड का नेतृत्व भगवान अहीर द्वारा किया गया। ये भी करेक्ट है। तो एक दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा सी। ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, क्रिप्स मिशन किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। फिर है पूना समझौता, ये पूना समझौता लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था। फिर है राष्ट्रीय शस्त्र अधिनियम, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। फिर है मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, साल्वीन नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो साल्वीन नदी है म्यांमार की, ऑप्शन बी। इसके अलावा इरावदी जो है ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, अरोंटा भी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो सभी ऑस्ट्रेलिया में इनमें उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। इसके अलावा एक सिम्पसन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कर्च जल संधि निम्नलिखित में से जोड़ती है किसे? तो कर्च अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। अजोव सागर और काला सागर को अर्च संधि जल संधि जोड़ती है, ऑप्शन होगा बी। और जिब्राल्टर किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जोड़ती है? तो ये है बास्पोरस की संधि, जल संधि। और ये जो मरमरा सागर और एजियन सागर है इसे डार्डनेल्स जल संधि जोड़ती है, डार्डनेल्स। तो यहाँ पे कर्च जल संधि, अजोव सागर और काला सागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? तो अगुलहास तो गर्म है और इसके अलावा सुसीमा भी गर्म जलधारा है। फॉकलैंड और इरमिंजर ये ठंडी है। फॉकलैंड और इरमिंजर ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। तो गर्म कौन सी नहीं है? 3 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नदी और एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, रोम टाइबर के किनारे है, मिलान पो नदी के किनारे है। यहाँ पर टागूस लिखा है, गलत है। तो ऑप्शन होगा सी, मिलान पो नदी के किनारे है, फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे है। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत वाला होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है?
तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पर्वत लिखा है, पहाड़ी क्षेत्र लिखा है, पठारी, मैदानी, तो सबसे ज़्यादा मैदान है। उसके बाद पठार है, फिर है पहाड़ी क्षेत्र, फिर लास्ट में आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। तो नंबर 1 पे कौन सा है? ऑप्शन डी, मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। उकाई परियोजना तापी नदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी है। अलमाटी परियोजना, ये कावेरी लिखा है, ये कृष्णा पे बनी है, तो ऑप्शन होगा सी। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पे बनी है। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे बनी है। तो पहला और ए, बी और डी करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पोचमपाद परियोजना, ये गोदावरी नदी पे बनी है। फिर है तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर है झारखंड में। फिर है तुलबुल परियोजना, तुलबुल झेलम नदी पर बनी है। सलाल परियोजना, इसमें गलत लिखा है, सलाल परियोजना चेनाब पर बनी है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे रावी लिखा है, तो ऑप्शन होगा डी। और पोचमपाद परियोजना कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य में। पोचमपाद तेलंगाना में गोदावरी पे स्थित है। तिलैया झारखंड में बराकर नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय जो रेखा है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में लोहांश के अनुसार घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा लोहा जो होता है मैग्नेटाइट, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में, फिर हेमेटाइट में, फिर लिमोनाइट में, फिर सिडरेटाइट में। मैग्नेटाइट में लगभग 72% तक लोहा होता है, 72%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटाइट हो गया, फिर हेमेटाइट हो गया, फिर लिमोनाइट, फिर सिडरेटाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होगा पृथ्वी का, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है, फिर बुध का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। और इस मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद आता है वरुण, फिर आता है बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। तो घनत्व के हिसाब से क्या है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, अरुण और शनि। अगर आकार की बात की जाए तो पहला नंबर बृहस्पति का आता है, फिर शनि का आता है, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तब भी बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि का नंबर आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ये असंबद्धता दी है और किसके किसके बीच में स्थित है पृथ्वी में, वो दिया है। पहला दिया है कोनराड असंबद्धता, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में स्थित है। अगर ये पृथ्वी है तो सबसे ऊपरी पार्ट क्रस्ट होता है, ये दो पार्ट में होता है, एक ऊपरी क्रस्ट फिर निचला क्रस्ट। फिर आता है मेंटल, जो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, ऊपरी और निचला। फिर नीचे आता है कोर, तो कोर भी दो पार्ट में है। कोनराड असंबद्धता जो है डिसकंटिन्यूटी, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में स्थित है। फिर आ रहा है रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी किसके बीच में है? तो रेपेटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में यहाँ स्थित है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। तो यहाँ पे लिखा है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तो ये गलत है, ऑप्शन बी। फिर है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग निचले मेंटल, निचला मेंटल ये वाला है, निचले मेंटल और ऊपरी वाला जो कोर है उसके बीच में स्थित है, निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में, निचले मेंटल ऊपरी के कोर के बीच में गुटेनबर्ग स्थित है। फिर है लेहमैन असंबद्धता, और ये लेहमैन किसके बीच में है? तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में, यहाँ पे है लेहमैन। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन बी रेपेटी असंबद्धता, निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में नहीं है, ये है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण नदी द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें से जो यू आकार की घाटी है ये नदी से नहीं बनती है, वी आकार की नदी से बनती है, आई आकार की प्राकृतिक तटबंध भी नदी से। यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी से बनती है, बर्फ से, तो ऑप्शन होगा सी।
निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो इरमिंजर, ये भी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। और रेनेल भी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट और सुसीमा जो है, ये हम्बोल्ट संबंधित है किससे? ये दोनों हम्बोल्ट और सुसीमा दोनों प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन होगा सी। और इसके अलावा अटलांटिक की कौन कौन सी हैं? तो फ्लोरिडा की जलधारा भी अटलांटिक की है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वे की धारा, लेब्राडोर की धारा, एरमिंजर की धारा, कनारी धारा, बेंगुएला की धारा, रेनेल धारा, फॉकलैंड धारा, एंटलीज धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो फॉन है वो स्विट्जरलैंड में बहती है, सही है। ब्लैक रोलर कहाँ बहती हैं? उत्तरी अमेरिका में बहती है, तो यही वाली गलत है। मिस्ट्रल स्पेन में, बोरा इटली में, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से किस झील पर तैरते हुए द्वीप फुंडी पाए जाते हैं? तो तैरते हुए द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लोकटक झील में, ऑप्शन ए। लोकटक झील मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ सीमा है, मिजोरम की है, मणिपुर की है और इसके अलावा नागालैंड की है, त्रिपुरा की नहीं है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता? तो कावेरी का जो अपवाह क्षेत्र है केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में पड़ता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन होगा डी। कहाँ पे पड़ता है कावेरी का प्रवाह क्षेत्र? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। नेक्स्ट है, कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? कर्नाटक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिट्टी का विकास मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु में मिलता है। तो एक मिट्टी की बात की जा रही है, ये कौन सी है बताना है। दूसरा कथन है, यह अम्लीय मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। तीसरा कथन है, इस मिट्टी में अत्यधिक निच्छालन होता है। तो सबसे ज़्यादा निच्छालन किस में होता है? किसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूना और जैव पदार्थ की कमी होती है। कौन सी उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती है? और इनका विकास मौसमी वर्षा से होता है। तो यह है लेटेराइट मिट्टी, इसमें बहुत ज़्यादा निच्छालन होता है और बहुत कम उपजाऊ होती है। तो यह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसमें किसका किसका अभाव होता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का, चूना का और ह्यूमस का। और ये इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से होता है और ये अम्लीय मिट्टी होती है। और इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा, पोटास, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर है, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर है। अलमाटी परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। मेटूर परियोजना है, कृष्णा पे नहीं है। ये कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन होगा डी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी के संबंध में कह सकते हैं। पहला है, इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई, ये सही है। फिर है, इसके अंतर्गत 200 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है, ये गलत है। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ग्रीनफील्ड क्या होता है? तो जो परियोजना नई शुरुआत की जाएगी, पूरी तरह से नई होगी, उसे ग्रीनफील्ड परियोजना कहते हैं। ब्राउनफील्ड जो परियोजना चल रही है और उसी में विकास करना है कुछ, तो उसे ब्राउनफील्ड कहते हैं। और 100 करोड़ की बात की जाएगी इसमें। इस कार्यक्रम, तो दूसरा वाला ये वाला गलत है। फिर है, इस कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा, ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा मुद्रा के अभिमूल्यन को अपनाने से कौन सा या से प्रभाव पड़ते हैं? किसी देश के द्वारा मुद्रा के अभिमूल्यन को अपनाने से कौन सा या से प्रभाव पड़ते हैं? तो अभिमूल्यन से क्या होता है? निर्यात को हतोत्साहन मिलता है, आयात को प्रोत्साहन मिलता है, घरेलू देश की वस्तुओं का महंगा होना, घरेलू देश की वस्तुएं महंगी होती हैं, उपर्युक्त सभी। तो सभी होगा, तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन होगा डी। केंद्रीय बजट 2021-22 में आकस्मिकता निधि को वर्तमान के 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसे करना है 30,000 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए से बढ़ा के 30,000 करोड़ रुपए करना है आकस्मिकता निधि को।
बैंकों द्वारा गैर निष्पादित संपत्तियों यानी एनपीओ को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 3 प्रकार से। कौन कौन से? सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट्स। 3 प्रकार से एनपीओ को बांटा जाता है। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक। और इसमें मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं जिनके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। नीति मतलब पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, व्यावसायिक पारितंत्र कैसा होना चाहिए, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारितंत्र यानी एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, और निर्यात निष्पादन कैसा होना चाहिए, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। इस आधार पर सूचकांक ये दिया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ के द्वारा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, गोल परियोजना किस वर्ग से संबंधित है? गोल परियोजना है अनुसूचित जनजाति से संबंधित। और ये गोल परियोजना जो है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा फेसबुक के साथ साझेदारी से प्रारंभ की गई है। गोल परियोजना फेसबुक के साथ साझेदारी से कौन सा मंत्रालय चालू कर रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। फिर है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कुल कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अधिसूचित किया जाता है? ये हैं 23 फसलें, जिसमें अनाज 7 हैं, दलहन जो है मतलब दालें 5 हैं, तिलहन 7 हैं और नकदी फसलें 4 हैं। नकदी में कौन कौन सा आता है ये पूछा जाता है। तो नारियल, गन्ना, कपास, जूट, इनको एमएसपी में शामिल किया गया है। कौन कौन सी? नारियल, गन्ना, कपास और जूट। नेक्स्ट है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के संबंध में क्या असत्य है? पहला कथन है, इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। इसका संचालन जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला गलत है। फिर है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 मूलभूत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये दूसरा वाला सही है। वो 6 मूलभूत सेवाएं कौन कौन सी हैं? पूरक पोषण, बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सेवाएं। इसके अलावा स्त्रियों को जो स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा होती है ये दी जाती है। और 3 से 6 साल के बच्चों को जो स्कूल से पूर्व शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा वो दी जाती है। तो ये एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ हुई थी 1975 में। किस मंत्रालय के द्वारा? महिला और बाल विकास। यहाँ पे केवल 2 सही होगा, ऑप्शन होगा बी। यहाँ पे असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा है? ए। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, केवल 1। नेक्स्ट है, भारत में कृषि ऋण के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? पहला कथन है, कृषि ऋण में गैर संस्थागत स्रोतों की हिस्सेदारी संस्थागत स्रोतों से अधिक है। तो ये गलत है। पहला वाला गलत है क्योंकि संस्थागत जो हिस्सेदारी है ऋण देने की, कृषि ऋण देने की, वो ज़्यादा है, गैर संस्थागत कम है। संस्थागत में क्या क्या आता है? सहकारी समितियां और बैंक आते हैं, व्यापारिक बैंक आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। इनकी हिस्सेदारी है संस्थागत की 72% और गैर संस्थागत में कौन कौन आता है? महाजन, साहूकार, जो सगे संबंधी से ऋण लिया जाता है, व्यापारियों से लिया जाता है, उनकी हिस्सेदारी 28%। तो संस्थागत वाला ज़्यादा है 72%। यहाँ पे पहला वाला गलत होगा। दूसरा है, संस्थागत ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है। तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की है। दूसरा वाला भी गलत है। और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की है उनकी 79% हिस्सेदारी है। सहकारी संस्थाओं की 15% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं उनकी 5% केवल हिस्सेदारी है। सूक्ष्म वित्त संस्थान की 1% है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की। तो दोनों गलत है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा कोई भी सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैद्यनाथ समिति। वैद्यनाथ समिति किस लिए आई थी? सहकारी साख संस्था के लिए। ये सही है, सहकारी साख संस्था के लिए वैद्यनाथन समिति। एडी गोरवाला समिति या अखिल भारतीय
ग्रामीण साख सर्वेक्षण के लिए आई थी, ये भी सही है। फिर है अशोक दलवाई समिति, कृषकों की आय को दुगना करना अशोक दलवाई समिति का काम है। फिर है राधा कृष्ण समिति, इसमें लिखा है कृषि में तकनीकी उन्नयन। तो जो राधा कृष्ण समिति है ये 2007 में आई थी और ये कृषि ऋणग्रस्तता जो होती है उसके लिए विशेषज्ञ समिति थी ये, कृषि वाले ऋण के लिए। तो ऑप्शन होगा डी, ये वाला गलत है। वैद्यनाथन समिति सहकारी साख संस्था के लिए आई थी। एडी गोरवाला समिति अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के लिए आई थी। अशोक दलवाई समिति कृषकों की आय को दुगना करने के लिए। राधा कृष्ण समिति कृषि ऋण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आई थी? ये आई थी 1 जुलाई 2015 को। और इसमें क्या बात की गई थी? हर खेत को पानी मिलेगा, मोर क्रॉप मोर ड्रॉप, मोर क्रॉपर मोर ड्रॉप, ये वाला इसका अभियान था। और इसमें क्या बात की गई थी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इसमें शामिल था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं था। यही तो ऑप्शन होगा बी। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट भी इसके अंदर था। ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट भी इसके अंदर था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों में शामिल नहीं है? तो कुछ बैंकों को आरबीआई ने कहा है कि ये टू बिग टू फेल है, मतलब ये इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते। तो इसमें कौन कौन शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है और पंजाब नेशनल बैंक इसमें नहीं है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पुलित्जर प्राप्त हुआ है मेघा राजगोपालन को, ऑप्शन डी। ये किस लिए मिला है? तो चीन में जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहे थे उसकी रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन को मिला है। इसके अलावा एक भारतीय मूल के पत्रकार को और मिला है, उनका नाम है नील बेदी। नील बेदी और मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपन्यासकार डेविड डियोप किस देश के निवासी हैं? तो डेविड डियोप है फ्रांस के निवासी, फ्रांस के। इन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, फ्रांस के हैं ये। नेक्स्ट है जून 2021 में मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्था या मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है, ऑप्शन होगा सी। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बीके पॉल की अध्यक्षता में 25 जून 2021 को। इसमें खाद्य आधारित सामाजिक जो सुरक्षा तंत्र होता है उसमें विविधता लाने के लिए इसमें बल दिया गया कि कैसे मोटापे को कम किया जा सकता है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? बीके पॉल की, नीति आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक क्षेत्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो स्थापना लखनऊ में की जा रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 किससे संबंधित है? तो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, ऑप्शन होगा सी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ऑप्शन होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग। 21 जून को मनाया गया योगा फॉर वेलबींग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये केरल के द्वारा की गई है सिल्वर लाइन। किसके बीच में? तो ये जो तिरुवनंतपुरम है उसको कासरगोड से जोड़ेगी, मतलब जो उत्तरी केरल है उसे दक्षिणी केरल से जोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट है जून 2021 में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के मध्य युद्धाभ्यास इन एंड यूनेव फॉर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गया था? आईएनएस त्रिकंद। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो जितने ऑर्थोपोडा संघ के जीव जंतु होते हैं उनका खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो इसमें
कॉकरोच और सिल्वर फिश शामिल है। कॉकरोच और सिल्वर फिश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। डुप्लीकेशन ये डीएनए से आरएनए बनाने की विधि होती है, ये सही है। फिर है ट्रांसक्रिप्शन, इसमें डीएनए से आरएनए बनने की विधि ये भी होती है, ये भी सही है। फिर है ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बनाने की विधि, तो ये है ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि होती है ट्रांसलेशन। तो तीसरा वाला गलत होगा, 1 और 2 सही होंगे, ऑप्शन होगा बी। अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गन्ने के रस से मोलेसेस सिरा बनाया जाता है जिससे किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, तो ये सही है पहला वाला। फिर है, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस का विकास हुआ, तो होमोसेपियंस का विकास क्रो-मैग्नन मानव से हुआ था। तो पहले क्रो-मैग्नन थे, उसके बाद ये जो आए हैं होमोसेपियंस के जस्ट पहले क्रो-मैग्नन मानव थे। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, तो ये पैराथॉर्मोन के कारण होता है। पैराथॉर्मोन की अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट है, और इसमें इस रोग में क्या होता है, हड्डियों से कैल्शियम रक्त में मिल जाता है, मतलब जो हड्डियों का कैल्शियम होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। मानव कर्ण यानी कान, तो इसके बारे में क्या है, श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। हमारा कान क्या करता है, श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा, तो ये सही है। फिर है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसका विनाश किया जाता है, परंतु इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, तो ये हमने बचपन से पढ़ा है। यहाँ पे सही कौन सा है, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्य का मात्रक जूल है, सही है। फिर है, शक्ति का मात्रक वाट है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, यानी जूल। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, जूल होता है, ऑप्शन होगा। तीसरा वाला गलत होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा सही नहीं है, तो केवल तीसरा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, वह ऊर्जा कौन सी होती है, होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन का केंद्र कहा जाता है। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है, तो वो भाग है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे छींक आना, उबासी लेना, उल्टी करना, जो हृदय धड़कता है, ये श्वसन, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं में आते हैं। इसे मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, तो ये सही है। फिर है, दूसरा कथन है, मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है, ये भी सही है। पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है, ये भी सही है, तीनों सही हैं, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या है, तो इसकी सबसे सही व्याख्या है, यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो ये टॉपिक ये 0 डिग्री वाला एरिया होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त पेशी फ्लोएम उपरिक्त में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है, तो इसमें ऊतक का उदाहरण है 1, 2, 3 तीनों है। रक्त भी ऊतक है, पेशी भी ऊतक है, फ्लोएम भी ऊतक है।
तो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे डी होगा 1 2 3। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है, ये गलत है। फिर है टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करते हैं, तो ये वाला सही है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? केवल दूसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण यानी GEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा को 1991 में वर्ल्ड बैंक के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था, तो ये सही है पहला वाला। 1991 में आया था वर्ल्ड बैंक के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण सुविधा। फिर है GEF औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा है, तो ये गलत है, ये औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ा है। फिर है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन CBD UNFCCC और POPs UNCCD तथा मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी को वित्तीय तंत्र प्रदान करता है, तो ये तीसरा वाला सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, C 1 और 3। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अथवा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है? ये होती है उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है COP21 वर्ष 2020 से पहले की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है, तो ये गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि COP21 जो है 2015 में होता था पेरिस में, और इसमें ये 2020 के बाद की बात करता है। 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है वर्तमान में हरित जलवायु कोष सबसे बड़ी जलवायु निधि है, ये सही है। फिर है INDC देशों की स्वैच्छिक कटौती पर आधारित है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा, तो ये होगा द्वितीयक उपभोक्ताओं में। इसमें ऑप्शन दिए थे उत्पादकों में, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, डेट्रीटिबोरस में, तो ये जो सबसे बाद के उपभोक्ता होंगे मतलब द्वितीयक वाले, इसमें सबसे ज़्यादा विषाक्त संकेंद्रण होगा जैव आवर्धन का। निम्नलिखित वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी को उनके पद सोपान के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। प्रजाति, वंश, परिवार, अनुक्रम, तो पहले प्रजाति आती है, फिर वंश आता है, फिर परिवार आता है, फिर अनुक्रम आता है, फिर वर्ग आता है, फिर संघ आता है, फिर संभाग आता है, फिर जगत आता है। प्रजाति पहले, फिर वंश, फिर क्या आएगा? परिवार नंबर 3 पे आता है, फिर आता है अनुक्रम नंबर 4 पे, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में ज्वालामुखीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से डायमंड हार्बर इसका उदाहरण है और पेन्नार मुहाना भी इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन होगा ए 1 और 2। नामेरी और भितरकनिका ये जो है ये राष्ट्रीय पार्क हैं, तो ये ज्वालामुखीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। डायमंड हार्बर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पेन्नार मुहाना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दोनों एस्चुरी हैं। निम्नलिखित कथनों पर पदार्थों में कौन सा पदार्थ ओजोन विघटनकारी है? तो इसमें से तीनों हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी ओजोन विघटनकारी हैं, ऑप्शन होगा डी। इसके अलावा CFCs होते हैं, HCFCs होते हैं जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हैलोन सभी होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो इसमें दिया हुआ है, और इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड भी दिया है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी होते हैं। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सभी कार्बन विघटनकारी होते हैं। नेक्स्ट है माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? माइक संरक्षण किससे संबंधित है? हाथी के संरक्षण से, ऑप्शन सी। और ये कब आया था? तो माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये कार्यक्रम 2003 में आया था, 2003 में साइट्स की तरफ से, साइट्स ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ पे हाथी होगा, ऑप्शन सी। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण के कारण क्या है? तो इसका कारण है PSCs मतलब ध्रुवीय समतापीय बादल, समताप मंडलीय बादल और ध्रुवीय भंवर।
दोनों है, ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? तो इनमें से प्रोपेन जो है ये स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। ये कोक और पेट्रोल मोम ये स्वच्छ ईंधन के उदाहरण नहीं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्रदूषण होता है, प्रोपेन से कम होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी किया जाता है? तो ये है बेरिलियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। बेरिलियम ऑक्साइड का यूज़ न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। और ये बोरान और कैडमियम की छड़ें जो होती हैं इनका यूज़ किसके लिए करते हैं? इनका यूज़ न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में करते हैं। जबकि बेरिलियम ऑक्साइड और जो ग्रेफाइट की ऑक्साइड होते हैं और ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? न्यूट्रॉन मंदक के लिए। और जो सोडियम और पोटेशियम की मिश्रित धातु है इसका यूज़ शीतलक के रूप में करते हैं, कूलेंट के रूप में। तो सभी अलग अलग हैं। बोरान की छड़, कैडमियम की छड़, ये दोनों नियंत्रक के रूप में, बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट ये मंदक के रूप में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? तो ये तत्व है लिथियम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं, मतलब कौन से हमेशा सीधे होते हैं? तो ये है ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन सी। यहाँ पे केवल 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो ये है पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? पोटेशियम। और उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से किसका उपचयन होता है? तो ये जल का उपचयन होता है, ऑप्शन ए, जल का उपचयन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है? तो बौने पौधों को लंबा करता है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिब्रेलिन जो है ये हार्मोन लंबे पौधों को लंबा करता है। और जो ऑक्सिन होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन क्या करता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इथिलीन का यूज़ क्या होता है? फलों को पकाने के लिए। और ये जो साइटोकाइनिन है इसका यूज़ होता है कोशिका विभाजन के लिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, एथिलीन फलों को पकाने के लिए, ऑक्सिन वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करने के लिए। निम्न में से कौन सा क्षार यानी डीएनए में उपस्थित होता है? तो ये है यूरोसिल। यूरोसिल जो होता है ये आरएनए में होता है। डीएनए में होता है एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन। और आरएनए में क्या होता है? तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो ऑप्शन होगा सी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकारिता के तहत करता है? ये करता है मूल अधिकारिता के तहत। ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं उन्हें निपटाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ये सही है। फिर है, संसद संघ सूची से जुड़े विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैग भारत सरकार की लेखा परीक्षण की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो ये वाला गलत है। कैग जो है ये राष्ट्रपति को देता है अपनी रिपोर्ट। कैग राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप को किस रूप में रखा जाए। तो ये वाला सही है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा? केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सही है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 76। फिर महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। ये भी सही है। फिर है, महान्यायवादी को संसद सदस्यों के बराबर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भी सही है। ये संसद की किसी भी बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये तीनों सही, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो ये सही है।
फिर है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कनाडा से नहीं, तो गलत है। मूल कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं, तो ये भी गलत है। कौन सा इसमें सही उत्तर चूज़ करना है? इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें चूज़ करना है? तो दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन होगा बी, केवल पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद दिए हैं तो 243 है संघ की राजभाषा, ये सही है। 245 है राज्य की राजभाषा, ये भी सही है। यहाँ पे 343 है संघ की राजभाषा, सही है। 345 राज्य की राजभाषा, ये भी सही है। 348 न्यायालय की भाषा, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा डी, सभी सुमेलित हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले दो के अंतर पे है। 43 में है, 343 में संघ की राजभाषा है, 345 में राज्य की राजभाषा है, 348 में न्यायालय की राजभाषा है, तो सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद के विषय जो नवीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? ये था वामन राव बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था पहले जो नवीं अनुसूची में विषय डाले जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर 1981 में वामन राव बनाम भारत संघ आया, और जिसमें कहा गया कि 1973 के बाद जो विषय डाले गए हैं नवीं अनुसूची में उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह था वामन राव बनाम भारत संघ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो हाँ ये बाद में जोड़ा गया, सही है। फिर है संविधान की राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ सीमित करने का प्रयास हुआ, ये भी सही है। फिर है संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया है, तो ये सभी 42वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है, तो सभी सही है, ऑप्शन होगा डी। ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसी में राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया था, इसी में संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग। उपरोक्त में से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? तो इनमें से जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये संविधान में नहीं है, राज्य सूचना आयोग भी संविधान में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2 और 3। वित्त आयोग भी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा? तो ये 2019 में ये संशोधन किया गया था, 103वां संविधान संशोधन 103, ऑप्शन बी। इसमें कितने % रिजर्वेशन की बात की गई थी? 10%। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा एक पूर्णतः नामांकित निकाय थी, तो ये गलत है, पूर्णतः नामांकित नहीं थी। फिर है इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, ये सही है। सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार से हुआ था, ये भी सही है, ऑप्शन होगा 2 और 3, ऑप्शन बी। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि पूर्णतः नामांकित नहीं थी, निर्वाचित, आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से नामांकित थी। नेक्स्ट है राज्य और उसके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित है, क्या क्या सुमेलित है इसमें से? तो सिक्किम का गठन हुआ था, ये पहला वाला गलत है। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में, ये भी गलत है। फिर गुजरात का गठन कब हुआ? 1960 में, सही है। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था, तो ये भी गलत है। सिक्किम का कब हुआ? 75 में, और नागालैंड का 1963 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, ऑप्शन है सी। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को, ऑप्शन ए। और किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 11। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है वो सभी निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो निम्न में से क्या संभव नहीं है? इसमें से क्या संभव नहीं है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है, सही है। फिर है संसद उस राज्य के किसी राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये भी सही है। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित
हो सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 19 होता है यह आपातकाल से जुड़ा हुआ है। आपातकाल के दौरान निलंबित होता है आर्टिकल 19। राष्ट्रपति शासन से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर है राष्ट्रपति उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहली अनुसूची में राज्य और संघ का राज्य क्षेत्र दिया है, सही है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया है? तीसरी में दिया है शपथ और प्रतिज्ञान, ये भी सही है। फिर है पांचवी अनुसूची में इसमें लिखा है वेतन, पेंशन और भत्ते, तो ये गलत है। वेतन, पेंशन, भत्ते ये दूसरी अनुसूची में है, तो ये वाला गलत है। और इसमें पांचवी अनुसूची में क्या दिया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवीं अनुसूची इसमें दिया है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत का न्यायवादी 76 में दिया है। राज्यसभा की संरचना किस में दी है? तो ये गलत है। ये जो है राज्यसभा की संरचना 80 में दी हुई है और 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान है। तो 79 में संसद दिया है, 80 में राज्यसभा दी है, तो ये भी गलत है। फिर है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में, धन विधेयक 110 में है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, सही है। फिर है संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, तो ये गलत है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन यहाँ पर होगा केवल एक, ऑप्शन एक, केवल कथन एक सही है। मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होता है? तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? तो इनमें से के संथानम समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, जी रामाचंद्रन भी, श्रीमती दया चौबे समिति भी, तुंगन समिति भी, तो यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन होगा सी। के संथानम समिति जो है ये पंचायती राज चुनाव के मामले में एक सुझाव देने के लिए बनी थी 1965 में। और जी रामाचंद्रन समिति कब बनी थी? 1966 में, 1966 में। और किस लिए बनी थी ये? पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के मामले में सुझाव देने के लिए। फिर ये श्रीमती दया चौबे समिति 1976 में बनी थी, सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य पर सुझाव देने के लिए। फिर तुंगन समिति ये कब बनी थी? 1988 में। और ये राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से बनी थी तुंगन समिति 1988 में। तो सभी उपर्युक्त सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उद्योग दिए हैं, दूसरी तरफ केंद्र। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। टेराकोटा गोरखपुर। कांच का सामान फिरोजाबाद। दिया सलाई उद्योग बरेली और सहारनपुर में भी मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित है? तो डायस्पोर लिखा है मिर्ज़ापुर, ये गलत है। डायस्पोर मिलता है महोबा, ललितपुर, झांसी के साइड में, मिर्ज़ापुर में नहीं मिलता है। किधर मिलता है? महोबा, ललितपुर, झांसी। बॉक्साइट इसमें लिखा है बस्ती, लेकिन ये चित्रकूट और वाराणसी की साइड मिलता है, तो ये भी गलत है। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, महोबा में नहीं, तो ये भी गलत है। जिप्सम हमीरपुर और झांसी में मिलता है, तो ये सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ कुछ वन्यजीव विहार दिए हैं, दूसरी तरफ उसके ज़िले। तो ये वाला वीडियो मैंने डाला था मैप स्टडी के नाम से, उत्तर प्रदेश का मैप, तो उसमें ये सभी वन्यजीव विहार दिए हुए हैं। रानीपुर कहाँ है? रानीपुर चित्रकूट में है। फिर है कैमूर वन्यजीव विहार, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ये वाला होगा मिर्ज़ापुर। सुहागी वर्बा कहाँ है? महाराजगंज में। फिर है किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर है लखीमपुर खीरी में। फिर से देख लीजिए, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, कैमूर वन्यजीव विहार महाराजगंज में, सुहागी वर्बा महाराजगंज में, किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 1, 3, 2, 1, 4। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कहाँ पे क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेदमी लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। भारतीय लोक कला परिषद ये वाराणसी में है।
भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी ये लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1 4 3 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? ये है लखनऊ में, कानपुर में, सॉरी, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? ये कानपुर में। फिर है फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट कहाँ है? अलीगढ़ में। इसको कानपुर को यहाँ से भी मैच कर सकते थे सीधा। फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट ये है अलीगढ़ में, चर्म संस्थान कानपुर में, उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान ये है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कानपुर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा डी 1 3 4 2। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कहाँ पे क्या स्थित है? खिड़की मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। पांडव गुफा कहाँ है? पंचमढ़ी में। लाल मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। भीमबेटका रायसेन। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3 2 1 4 ऑप्शन बी। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए हैं उसकी राजधानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला, जिम्बाब्वे की हरारे, सोमालिया की मोगादिशु, नाइजीरिया की अबूजा। यहाँ पे ऑप्शन होगा 1 2 4 3 ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। लावनी ये गलत लिखा है, लावनी है महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। घूमर राजस्थान का, झूमर गुजरात का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। फिर से देख लीजिए, लावनी छपेली कहाँ का है? छपेली याद रहना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का, लावनी महाराष्ट्र का, घूमर राजस्थान का, झूमर गुजरात का। सुमेलित नहीं है राज्य दिया है योजना के नाम, तो फिर त्रिपुरा की योजना है मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प, ये सही है। फिर उड़ीसा की योजना है सुमंगल पोर्टल, ये सही है। पश्चिम बंगाल की पथश्री, ये भी सही है। फिर है सुनिधि पोर्टल कहाँ है? तो सुनिधि पोर्टल जो है ये हरियाणा का नहीं है। सुनिधि पोर्टल को लॉन्च किया है कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने, तो ये हरियाणा की योजना नहीं है। ये सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए लाया गया है सुनिधि पोर्टल। फिर से देख लीजिए, त्रिपुरा है की योजना है मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प, उड़ीसा की योजना है सुमंगल पोर्टल, पश्चिम बंगाल की पथश्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। स्रोत है सूची और प्रतिशत आय, तो इसमें कुछ स्रोत दिए हैं, उनकी प्रतिशत आय कितनी है। उधार और देयताएँ कितनी हैं? तो उधार और देयताएँ हैं 36%। निगम कर कितना है? निगम कर है 13%, आयकर है 14%, सीमा शुल्क है 3%। उधार और देयताएँ 36%, निगम कर 13%, आयकर 14%, सीमा शुल्क 3%। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 4 1 3 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑल ड्रामा नो क्वीन, ये अंधली वाजिद की है। और बोस कियाना, इसमें लिखा है बोस कियाना, स्टीव वा ये गलत है। जो ये है बोस कियाना किसकी है? यशवंत व्यास की, ये पुस्तक का नाम है, तो ये वाला गलत है। फिर है वेयर होप कम्स फ्रॉम, ये निकिता गिल की पुस्तक है। द टाइम ऑफ द पीकॉक ये सिद्धार्थ चौधरी की पुस्तक है। फिर से देख लीजिए, ऑल ड्रामा नो क्वीन अंधली वाजिद की है, बोस कियाना यशवंत व्यास की है। वेयर होप कम्स फ्रॉम निकिता गिल की है। द टाइम ऑफ द पीकॉक ये है सिद्धार्थ चौधरी की। सुमेलित नहीं है तो विश्व पृथ्वी दिवस, ये सभी थीम दिए हुए हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, विश्व जल दिवस का जल का महत्व। फिर है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का थीम था हमेशा के लिए हर एक के लिए, तो ये तीनों सही हैं। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, इसमें लिखा है आई लव एनिमल, तो वह वन्य जीव दिवस का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड इसका थीम था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है
रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया राजकमल झा को। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 राजकमल झा को मिला है। और इनके किस लिए मिला है? इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। जनगणना 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए जिला और लिंगानुपात दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो जौनपुर का है, सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है बागपत का। बागपत का 861 है। जौनपुर का इसमें गलत दिया है, गलत ही पूछा है, तो जौनपुर का इसमें गलत है, 1024 है। गौतम बुद्ध नगर का 851 है। देवरिया का 1017 है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर पाई गई है? सबसे कम स्त्री साक्षरता है राजस्थान में। कितनी है? तो राजस्थान में जो साक्षरता दर है 52% है केवल महिलाओं की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर रहा? सबसे ज़्यादा अंतर था दादर और नगर हवेली में। दादर और नगर हवेली में जो अंतर रहा कितना रहा? 20.9। अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक अंतर राजस्थान में रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व पाया गया? तो न्यूनतम था अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सबसे न्यूनतम था। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका था? दिल्ली का। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है टी रविशंकर। और ये किसके रिटायर होने के बाद इनका नियुक्ति की गई थी? इनका नाम था बीपी कानूनगो। युद्ध अभ्यास वरुण 2021 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच में किया गया है, तो गलत है। वरुण 2021 जो हुआ भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। और दूसरा है यह अरब सागर में आयोजित किया गया, तो ये सही है, अरब सागर में हुआ था, तो केवल दूसरा सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है ऑपरेशन खंजर निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ऑपरेशन खंजर जो हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे ही हुआ ये ऑपरेशन खंजर? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी अनुसंधान संस्थान द्वारा मई 2021 में एक साथ 60 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है स्पेसएक्स के द्वारा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा सफलतापूर्वक 60 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। नेक्स्ट है पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा नोएडा में। हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा में बनेगा। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में कितने पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये 25.51 करोड़ 25.51 करोड़ पौधे। और ये कब लगाया गया? तो ये 4 जुलाई को लगाया गया, 4 जुलाई को। और एक लक्ष्य रखा गया है 2021 के अंत तक 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, सही है। फिर हाल ही में जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। फिर हाल ही में बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। राम बाबू हरित को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जसवंत सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रामकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तीनों सही। ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी 1, 2, 3 ऑप्शन डी। हाल ही में कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान है दूसरा। और ये पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? पहला स्थान है चीन का, दूसरा है भारत का, तीसरा है अमेरिका का, चौथा कनाडा का। पहला किसका है? चीन का, दूसरा भारत का। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की किन आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये सभी चारों शामिल हुई हैं। 13 अगस्त 2021 को 4 झीलें हैं जो शामिल हुई हैं, 4 आर्द्र स्थल हैं। कौन कौन से? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, यह हरियाणा में है।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और 2 गुजरात के हैं। 2 हरियाणा की हो गई, 2 गुजरात के हैं। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का और वधवाना वेटलैंड गुजरात की। ये चारों शामिल हुए हैं, ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।